अधिकांश व्यापारी दूसरे नंबर का व्यापार करते हैं। इसमें मेरी असहमति है। मेरा मानना है कि तीसरे नंबर का जो व्यापार है, मिलावट और कम तौल के माध्यम से अनैतिक व्यापार, ये सबसे अधिक करते हैं। कारण यह है कि आप बाजार में जाइए, आपको शुद्ध चीज मिलना मुश्किल है। आप मिठाई ले, खाद्य सामान ले, यहाँ तक कि जहर भी आजकल आजकल मिलावट से मुक्त नहीं है। हमें याद है, हमारे खेत में डालने के लिए कीटनाशक आया था। वो कीटनाशक अप्रभावी रहा। बाद में पता चला कि उसमें भी मिलावट है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है, मिलावट और कम तौल का जो व्यापार है, उसका बोलबाला है। इसके अलावा जो इसके अलावा जो दूसरा कोटेशन है, वह है आदर्श बजट। वह बात करता है कि आदर्श बजट क्या है। देखिए, आदर्श बजट की अगर हम बात करते हैं, वह कहता है कि उसका केंद्रीयकरण हो, अपराध नियंत्रण, आर्थिक असमानता में कमी, श्रम की मांग और मूल्य वृद्धि तथा समान नागरिक संहिता। यह पांच लक्ष्य उसमें होने चाहिए। और केंद्रीयकरण का मतलब है सत्ता का केंद्रीयकरण। धन बजट के अंतर्गत लाया जाएगा, उसका केंद्रीयकरण। अपराध नियंत्रण, आर्थिक असमानता में कमी, श्रम की मांग और मूल्य में मूल्य वृद्धि। जैसे श्रम को प्राथमिकता देना और जो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करना। और पांचवा है समान नागरिक संहिता। यह बात हमने पहले भी कर ली है, तो इस पे ज्यादा बात करना उचित नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि बजट जो होता है, वह दो प्रकार से बनता है। वह क्या है? जो पहला प्रकार है, वह है सब लोगों से टैक्स लिया जाए अथवा गरीबों को छूट दी जाए। दूसरा प्रकार है अमीरों से टैक्स लिया जाए तथा सबको छूट दी जाए। विशेष परिस्थिति में ही अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को छूट दी जाती है, किंतु सामान्यतः ऐसा नहीं होता। यह कहता है कि हमारे देश में बजट के प्रकार कितने होते हैं, वो कितने प्रकार से बनते हैं। पहला है सब लोगों से टैक्स लिया जाए तथा गरीबों को छूट दी जाए, कि हर वर्ग टैक्स देगा, लेकिन गरीब को उससे छूट मिलेगी। जो दूसरा है कि अमीरों से टैक्स लिया जाए तथा सबको छूट दी जाए। यह ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अमीर के अंतर अमीर के अलावे हमारे देश का ओवर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास भी टैक्स देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में ऐसा संभव
ऐसा तो है नहीं। जो अंतिम कोटेशन है जिस पे हमें बात करनी है कि उपभोक्ता वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैं, और ये क्या होती हैं? पहला है अनिवार्य आवश्यकता, दूसरा है सुविधा, और तीसरा है विलासिता। अब हम इन तीनों को समझते हैं। अनिवार्य आवश्यकता, जैसे गेहूं, चावल, दाल, इसके अलावा और भी तरह की चीजें हैं जो कि आवश्यक है। उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। उसे हम अनिवार्य बोलते हैं। दूसरा है सुविधा। सुविधा का मतलब हो गया मोबाइल या इसी तरह की और चीजें जिससे हमें सुविधा प्राप्त होती है। और विलासिता, विलासिता का मतलब है मुझे नहीं पता था, तो बंद नहीं कर सका। जिसके जिसके बिना हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे कि किसी को महंगी गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, BMW कार चाहिए, 1.5 लाख का आईफोन चाहिए। यह आएंगी विलासिता में। इसके बगैर हमारा जीवन अच्छे से चल सकता है, और इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। यह तीन तरह की वस्तुएं होती हैं। जो आदर्श बजट में जो पहले प्रकार की वस्तुओं जो वस्तु होती है उसको हम टैक्स फ्री कर देते हैं आदर्श बजट में। और जब नहीं होगा हम तो जब ना और करता है। तीसरे प्रकार की वस्तुओं पर अधिक टैक्स लगता है। यह बात तो काबिले गौर है कि जो चीजें विलासिता की हैं उन पे हम अधिक टैक्स देते हैं, और जो वस्तु अनिवार्य है उस पे हम कम टैक्स देते हैं। और हमारे यहाँ सब्सिडी की भी व्यवस्था है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे बजट में लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित किया गया है। हम जो गरीब वर्ग है या जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, हम उनको सब्सिडी देते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है या इंदिरा आवास योजना है, उसी का एक भाग है। और जो अमीर वर्ग है उस पर हम अधिक टैक्स लगाते हैं। तो ये था आज का विषय परिचय। इसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। संजय भाई, ये भास्कर जी का और मदन जी का माइक बंद कर दीजिए। अरे कद्दू रह गया। पापा कद्दू कद्दू कद्दू। पापा के क्या? कोई भी साथी अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, नमो नमः। जी आदरणीय, बताइए। धन्यवाद धन्यवाद। आज जो विचार है तो इसका अर्थ होगा, लेकिन अब पहले कोटेशन की बात नहीं समझ में आ रही है। व्यवसाय के माध्यम से तीन प्रकार के लोग आगे बढ़ते हैं। तीन प्रकार के लोग आगे बढ़ते हैं, ये कौन लोग हैं? यह बात स्पष्ट नहीं हुई है।
हाँ। संजय भाई ये माइक बंद कर दो भास्कर जी का और मदन जी का। और रोटी में नमक नहीं पड़ा है। और एक हमारे जो ससुराली लोग आते हैं ना उन्हें फलानी रोटी ना चाहिए। हैं? आटा वही है, नमक नहीं पड़ा है इस आटे में। मंगला प्रसाद जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। मैं थोड़ा सा आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जो आपने पूछा कौन से तीन प्रकार के लोग हैं, तब फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा। पहला जो बताया गया है वो बताया गया है जो सेवा के उद्देश्य से बिना हानि और लाभ के लागत मूल्य पर, यानी जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है उसी पर व्यापार करते हैं। ये पहला बताया गया है। दूसरा बताया गया है जो उचित लाभ लेते हैं किंतु नैतिकता के आधार पर आगे बढ़ते हैं। और तीसरा जो बताया गया है वो बताया गया है कि जो मिलावट और कम तौल या एक तरह से मिलावटखोरी के हिसाब से जो आगे बढ़ते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं धोखाधड़ी के माध्यम से, तो ये अनैतिक व्यापार करते हैं। तो ये तीन तरह के बताए गए हैं। एक जो है सेवा के भाव से, एक उचित लाभ लेता है और नैतिकता के आधार पर बढ़ता है, और तीसरा जो है वह अनैतिकता के आधार पर व्यापार करता है। ये तीन तरह के बताए गए हैं। आप इस पर अपनी बात रख सकते हैं। हाँ बेटे जा सकते हैं। मंगला प्रसाद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। उससे ही गिर गई कटोरी से। ज्ञानेंद्र जी। सब्जी कम नहीं है। हाँ भाई सब बताएं। इनका माइक किस तरह से बंद किया जाए? संजय भाई ने फोन स्विच ऑफ कर लिया। मैंने हाँ बटन संजय का फोन स्विच ऑफ है, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बताता हूँ। जी जी जी। मंगला प्रसाद जी आप अपनी बात रख सकते हैं। नहीं हो गया इनका म्यूट म्यूट कर दिया। अच्छा ठीक है। जी। मंगला प्रसाद जी का आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए हैं वो। कोई और साथी अपनी बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस विषय पर बात रखता हूँ। देखिए, जब हम पहला ही कोटेशन पढ़ते हैं तो जो पहला कोटेशन है वो कहता है कि सेवा के उद्देश्य से बिना लाभ हानि के जो लोग आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से व्यापार करते हैं और अपने आगे जीवन में बढ़ते हैं लोग। मैं देखता हूँ कि सेवा के उद्देश्य से जो काम करने वाले हैं उनकी प्रगति काफी धीमी होती है, लेकिन वो एक दूरगामी परिणाम को सोच करके चलते हैं। अर्थात उसमें कहीं ना कहीं सेवा का भाव भी छुपा होता है। किसी का शोषण भी ना हो, किसी को ठगा भी ना जाए, और जो है वह कुछ लाभ भी अर्जित करते रहते हैं। वो लोग इस तरह से भी व्यापार करते हैं कि एक जगह से पैसा उठाते हैं, यानी कि एक बिजनेस से तो पैसा लिया उन्होंने और दूसरी जगह वो किसी सेवा में लगा देते हैं। जैसे पैसा लेकर के उन्होंने वृद्धाश्रम में लगा दिया, गुरुकुल में लगा दिया, गौशाला में लगा दिया, कहीं बाढ़ पीड़ितों में लगा दिया, कहीं अनाथ बच्चे जो गोद ले लिए जो वहां से ले लिया। तो एक तरफ वो लाभ कमाते हैं, दूसरी तरफ जो है वो जो है सेवा करते हैं। इस प्रकार के लोग जो है वो जो लागत मूल्य आता है उससे थोड़ा बहुत ही लाभ लेते हैं, जिनसे उनका काम निकल जाता है। या फिर हम ऐसे लोगों को देखें जो अपने कर्मचारियों को भी लाभ देते हैं और उसमें से अपना भी एक मार्जिन अच्छा खासा रख लेते हैं। अर्थात ये व्यवस्था शोषण के आधार पर जो है व्यापार करने की अनुमति नहीं देती है। तो बिना लाभ हानि के अगर हम बात करें तो बिना लाभ हानि के तो व्यापार होगा नहीं। जाहिर सी बात है, कुछ तो लाभ आदमी कमाएगा तभी उस व्यापार को आगे बढ़ा पाएगा। अन्यथा जिस तरह से कंपटीशन का युग है, जाहिर सी बात है कि उसमें व्यापार लंबे समय तक चल नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। तो वहाँ कुछ ना कुछ जो है वो लाभ उठाते ही हैं।
हाँ, हानि भी होती है बीच बीच में, उसको भी वो लोग जो है मैनेज करते हैं। तो सेवा के उद्देश्य से जो 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 भी व्यापार कर रहे हैं उसमें हम लोग देखते हैं। मंगला प्रसाद जी, आप रख लीजिए अपनी बात। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ फिर उसके बाद आप रख लीजिएगा। तो ये मैं देखता हूँ कि इस प्रकार के लोग, पहले तरह के लोग मिलते हैं। दूसरा है कि अगर कोई उचित लाभ लेकर के और नैतिकता के आधार पर बढ़ रहा है तो मुझे लगता है इसमें भी कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये हाँ तो। हाँ, 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 हाँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है मंगला प्रसाद जी, आप थोड़ी देर रुक जाइए। वो- जी। तो इस प्रकार से भी बढ़ते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैं तो नौकरी का भी जब आधार देखता हूँ तो मैं 7-8 तरीके देखता हूँ किस आधार पर लोग नौकरी करते हैं। तो उस पर भी हम लोग, मैं कभी चर्चा रखूंगा किस तरह से की जाती है। जैसे मैं एक नौकरी की ही बात करूं, एक व्यक्ति तो प्रोफेशनल नौकरी करता है, जाता है अपने 8 घंटे काम करता है और वो जो है फिर उसके बाद चले आता है। एक व्यक्ति जाता है 8 घंटे काम करता है, उस 8 घंटे में भी चोरी करके काम चोरी करता है और बचने का प्रयास करता है। और एक आदमी मैं ऐसा भी देखता हूँ जिसका 8 घंटे का ही काम है, लेकिन अगर काम छूट जाए तो बिना अतिरिक्त वेतन के भी जो है ना, वो वहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा भी 1-2 घंटा रुक करके काम कर लेता है। तो यहाँ पर बात आती है नैतिकता के आधार पर। नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो उसका जो मूल उद्देश्य है वो लाभ लेना नहीं है कि बहुत अधिक लाभ कमाया जाए, बल्कि वो लाभ के बीच में और काम के बीच में संतुलन बनाकर चलता है। यही स्थिति मुझे दिखाई देती है। व्यवसाय के जो 3 आधार हैं वहां कुछ ना कुछ तो लाभ लेगा ही, लेकिन लाभ लेने के साथ साथ जो है वो एक शोषण की व्यवस्था को जन्म नहीं देता है। तो ये पहला कोटेशन है। दूसरे कोटेशन पे मैं अपनी बात रखता हूँ। आदर्श बजट की बात की गई है, तो आदर्श बजट की जो हम बात करते हैं वही वास्तव में आप देखेंगे जो 5 बिंदु रखे गए हैं, वो 5 बिंदु तो लोक स्वराज्य के ही बिंदु हैं। एक तरह से जब लोक स्वराज्य की व्यवस्था होगी या सामाजिकरण कहते हैं, तो सामाजिकरण में ही डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। राज्य जो है वो आपराधिक कार्यों को ही देखेगा। आर्थिक असमानता में कमी, हम लोग कृत्रिम ऊर्जा पर कई बार चर्चा कर ही चुके हैं। तो ये जो 5 हम लोगों को दिखाई देते हैं जो बजट के बिंदु रखे गए हैं, वो सारे के सारे बिंदु हमारे लोक स्वराज्य से जो है उसमें लोक स्वराज्य में सम्मिलित हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो अगला है, जो कहता है सरकारों का बजट 2 प्रकार से बनता है। तो मुझे लगता है भारत की जो वर्तमान व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था तो सिर्फ एक ही तरीका अपनाती है, वो सबसे जो है टैक्स ले रहे हैं। और सबसे टैक्स ले करके जो है गरीबों को छूट दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। और यहाँ पर जो पूंजीपति वर्ग है उनको भी कहीं ना कहीं सब्सिडी मिलती है। और उसका एक कारण मुझे ये भी दिखाई देता है, कई लोग इस बात का विरोध कर देते हैं, लेकिन अगर आप भारत जैसे देश में अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है तो पूंजीपति भी वहीं निवेश करना चाहते हैं जहां उनको सब्सिडी मिलती है। तो कई राज्य जो है अपने लाभ के लिए या फिर जो है एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, या फिर कई राज्य ऐसे हैं जो जहां पर लो कॉस्ट लेबर आपको मिल जाएंगे। अब 4 चीजें आवश्यक होती हैं कहीं पर बिजनेस को लगाने के लिए। पहला हम देखते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जो व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज है वहां ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज है कि वहां पर जो है लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। और चौथी चीज है वहां पर लो कॉस्ट लेबर मिल जाए। ये 4 चीजें जो हैं वो कोई भी जो है व्यवसाय ढूंढता है। बिहार जैसे राज्य की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वहां पर अगर उद्योग धंधे नहीं आ पाए तो उसका एक मूल कारण दिखाई देता है कि लंबे समय तक लॉ एंड ऑर्डर का इशू रहा, ट्रांसपोर्टेशन का इशू रहा, और देखें तो इलेक्ट्रिसिटी भी उतने बेटर तरीके से डेवलप जो है सप्लाई नहीं हो पाई। तो कोई भी जब इन्वेस्टर आता है तो इन्वेस्टर ये बेसिक चीजें जो है देखता है, वो फैसिलिटी जहां उसे मिलेगी वहीं पर वो इन्वेस्ट करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर देखा जाए तो जो उद्योगपति हैं वो कहीं ना कहीं जॉब्स भी जनरेट कर रहे हैं। और जॉब्स जनरेट करते हैं तो उस परिस्थिति में सरकारें जो हैं उन्हें कंसेशन भी देती हैं, छूट भी देती हैं, ताकि आप आइए हमारे यहाँ प्लांट लगाइए, हमारे यहाँ लोगों को रोजगार दीजिए। तो ये एक मेरे हिसाब से कि छूट दी जा रही है तो उसका मूल कारण है कि भारत में व्यवसाय बढ़े और अधिक से अधिक लोग जो है, चाहे हम स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया का भी मूल उद्देश्य यही दिखाई देता है कि सरकार अपने तरफ से धन लगा करके, आपने 10% लगाया, 20% लगाया, सरकार अपनी तरफ से पैसा लगा करके आपको सपोर्ट करती है, आपको लोन भी मिल जाता है जिससे कि आप जो है
उद्योग धंधों को आगे बढ़ा सके। एक ये कारण मुझे दिखाई देता है। लेकिन छूट जो है वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ दी जाती है, अमीरों को भी दी जाती है और जो गरीब आदमी है उसको भी कहीं ना कहीं सब्सिडी मिल जाती है। अब प्रश्न ये खड़ा आता है कि अगर सबको छूट दी जा रही है तो फिर छूट का पैसा कहाँ से आ रहा है? तो देखिए, छूट का पैसा वहीं से आ रहा है जो हमने कहा कि भारत में लगभग सभी लोग टैक्स देते हैं। तो हमारी जो कंडीशन बनती है वो पहली वाली कंडीशन बनती है, सबसे टैक्स लिया जाता है। हाँ, टैक्स का जो स्लैब है वो स्लैब अलग अलग है। जैसे आप 15 लाख से ऊपर अगर कोई सैलरी है या कमा रहा है तो उसका टैक्स स्लैब अलग हो गया। बिजनेसमैन है तो उसका टैक्स स्लैब अलग हो गया। गरीब है तो उसका टैक्स स्लैब अलग हो गया। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके वेतन पे टैक्स नहीं लग रहा है तो वो वस्तुओं पे टैक्स दे रहा है। लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गुड्स एंड सर्विसेज पे हर व्यक्ति टैक्स देता है। तो भारत के मामले में देखा जाए तो सब टैक्स लोगों से टैक्स लिया जाता है, गरीबों को छूट दी जाती है और किसी प्रकार से जो है अप्रत्यक्ष रूप से पूंजीपतियों को भी लाभ पहुंचाया जाता है। उपभोक्ता की 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है, सबको ठीक से पता ही है। और मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा, बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। मंगला प्रसाद जी, अगर आपकी आवाज ठीक हो, नेटवर्क में हो, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। कोई और साथी बताएं। हेलो। जी जी आदरणीय, वैदराज, बताइए। क्या हेलो। जी वै उद्योगपतियों को एक प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं हम्म, भैया। जी जी, प्रश्नोत्तर बाद में कर लेंगे हम लोग, पहले मोहन गुप्ता जी की बात ले ली जाए। अच्छा ठीक। जी। सभी विद्वत साथियों का अभिवादन है। आज की जो चर्चा का विषय रखी गई है वह बजट बजट है। बजट का हम साधारणतः यह समझते हैं कि जो आय और व्यय है उसका हम समायोजन किस प्रकार से करते हैं, उसका हम किस किस प्रकार से और कहाँ कहाँ पर से आय को एकत्रित करते हैं और किन किन जहाँ पर जरूरत है उसको खर्च का बनाते हैं। तो बजट जो है हम ऐसे देखें तो व्यक्तिगत बजट भी बनता है, पारिवारिक बजट भी बनता है, संस्थागत बजट भी बनता है, संगठनात्मक बजट भी बनता है, पूरे समाज का भी बजट रहता है। राज्य राष्ट्र सबका अपना अलग अलग आय व्यय के अनुसार हम बजट को बनाते हैं। अब जब हम आम तौर पर एक बजट की व्यवस्था को देखते हैं तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो या संस्था हो कि हमें किन किन मार्गों से आय जो है किसे आता है। तो जब हम व्यवसायी को देखते हैं तो अपने व्यापार के माध्यम से वह वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है या उनके पास धन होता है तो उसको कहीं ब्याज पर भी लगाते हैं।
या किन्हीं के साथ व्यवसाय में इन्वेस्ट करते हैं, उद्योग में इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास उससे आय आता है। और उनसे जब आय आता है तो उसका व्यय, कुछ उनकी आवश्यकताएं होती हैं, सुविधाजनक आवश्यकताएं होती हैं, विलासितापूर्ण आवश्यकताएं होती हैं, उन पर खर्च करते हैं। बाकी वो कोई उद्योग लगाते हैं या अपना पूंजी में जोड़ते हैं। व्यक्तिगत बजट होता है, जिनका कोई सर्विस पेशा होते हैं तो उनका एक निश्चित आय होता है, जिसके अनुसार वो जब अपना बजट बनाते हैं तो साधारणतः देखा जाता है कि अगर 100 रुपया का आय है तो 50 रुपया जो है वो अपना आवश्यकता और जरूरतमंद पर खर्च करते हैं। 30% का जो आय होता है वो कुछ अपने सुविधाजनक या कुछ मनोरंजन वगैरह पर खर्च करते हैं। और जो उनकी 20% आय होती है उसको चाहे तो वह भविष्य निधि के रूप में उसका उपयोग करते हैं, या कहीं से कुछ लोन वगैरह लिए रहते हैं तो उसमें उनको उसका ब्याज या उसको भरने में खर्च करते हैं। इस प्रकार से सामान्यतः जो है जीवन यापन के लिए बजट को बनाया जाता है। सरकारी बजट जो बनती है उस बजट का उनके आय का जो स्रोत रहता है, उनका कोई व्यवसाय तो होता नहीं है, ना कोई वो खेती करते हैं, तो उनका आय का स्रोत जो है वो जनता के माध्यम से ही आता है। चाहे वह कृषि उत्पादन पर टैक्स लगाते हैं या फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर टैक्स लगाते हैं, या जो पब्लिक उपभोग करता है उस पर टैक्स लगाते हैं, या जो फैक्ट्रियों से कारखानों से उत्पादन होता है उस पर टैक्स लगाते हैं, या जो बड़े बड़े उद्योगपति जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा है तो उन पर इनकम टैक्स लगाते हैं। तो इस प्रकार से टैक्स लगाकर उनके पास में जो भी एकत्रित होता है तो ये सरकार का कभी भी जो है बजट जो है वो व्यवस्थित बजट नहीं होता है। वो अपनी सत्ता की मजबूती को बनाए रखने के लिए और कब किसको अनुदान देना है, कब किसको फ्री में कुछ देना है, कब कहां पर सब्सिडी दे देना है, और अपने पास पूरा बजट का आमदनी कम है, अब फिर भी जब देखते हैं कि हम अगर इस प्रकार का खर्च अगर नहीं करेंगे व्यय तो हमारी सरकार जा सकती है, तो वो विदेश से कर्ज भी ले लेंगे। तो उनका बजट जो है बराबर देखिएगा कि घाटे का बजट रहता है। सारा इनकम आता है, इसके पास भी विदेशों का कर्ज, बैंकों का कर्ज रहता है, उसी में से ब्याज भी पटते रहता है, मूलधन भी कुछ पटते रहता है। तो ये सारे जो हैं
तो बजट की प्रक्रिया है, लेकिन जो व्यवस्थित बजट वही है कि चाहे तो वह आय और व्यय जो है बराबर हो, और नहीं तो कोई जो विकसित राष्ट्र वगैरह का बजट रहता है तो उनका आय व्यय के बाद भी उनके पास में बचत के रूप में धन जो है या पूंजी बच जाता है। लेकिन जितने भी विकासशील या अविकसित राष्ट्र हैं उनका बजट लगभग लगभग घाटे का ही रहता है, कर्जे का ही रहता है। अब जो हमारे साथ है कि एक व्यवसायियों के संबंध में आया है, तो देखिए व्यवसाय जो करते हैं वो लगभग जो है, व्यवसाय जो है कुछ न कुछ कमाई के लिए ही किया जाता है। लेकिन कुछ जो व्यवसायी होते हैं जो बहुत पूर्व समय से व्यवसाय करते आते हैं और उनके पास व्यवसाय से एक निश्चित पूंजीगत ढांचा या व्यवस्था बन जाता है। तो अगर उनके मन में ऐसा होता है कि हम जो भी व्यवसाय कर रहे हैं तो हम 0% पर अपना जो है व्यवसाय, न हम घाटा लगाएंगे और न नफा कमाएंगे, हम उनके अंदर जो है एक सेवा का भाव होता है। तो जितनी भी, मान लीजिए कहीं अनाथालय चल रहा है, कहीं चिकित्सालय चल रहा है, कहीं शिक्षणालय चल रहा है, कहीं गांव में कृषि कार्य हो रहा है, तो ये जो है कोई भी सामान जो है परचेज करते हैं, फॉरेन से करते हैं, कंपनी से करते हैं, उद्योग से करते हैं, तो बिना नफा के और सेवा भाव से उनको उपलब्ध करा देते हैं। तो एक तो इस प्रकार का भी व्यवसाय जो बहुत उत्तम है। लेकिन जो सामान्यतः जो व्यापार होता है उस व्यापार में एक जो मिनिमम प्रॉफिट होता है, जिससे कि व्यवसायी का चाहे ब्याज हो या उसका व्यवसाय का खर्च हो, आवक जावक का खर्च हो, वो सारा चीज पूरा होकर के और 2% 4% का जो बचत है, जो कि भविष्य में पूंजी का भी या रुपये का भी मूल्य घटता बढ़ता रहता है, वो उसका पूंजी सामान्य रहे और उनका घर का खर्च भी चलते रहे, और वो अपना व्यापार जो है नैतिकता के आधार पर न धोखाधड़ी, न मिलावट, न कमतौल इसके प्रकार का करते हैं। वैसे व्यापारियों का व्यापार भी जो है बहुत अच्छा चलता है और लंबे समय तक चलता है। लेकिन एक व्यवसाय ऐसे भी हैं जो शॉर्टकट से और बहुत फास्ट स्पीड से आगे पहुंचना चाहते हैं, तो वो जो है कम तौल का, मिलावट का, धोखाधड़ी, पर्चा कुछ बनाएंगे, टैब कुछ लगाएंगे, इस प्रकार के कई प्रकार का वो जो है सो भ्रम में डालकर और जो भी खरीदार हैं उनसे वो पैसा उपार्जन करते हैं, लेकिन वो बहुत दिन तक चलता नहीं है, तो उनको क्षणिक लाभ ही मिलता है। अब जो एक व्यवस्थित बजट की बात है, तो व्यवस्थित बजट में एक कहा गया है कि अगर आपके पास में एक आमदनी जो आपके पास आय से पहुंचा है, तो पहला है कि आवश्यकता जो है
रोटी कपड़ा और मकान है, दवाई है, जिसके बिना कि आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो पहले तो उसके लिए आपको निकालना ही पड़ेगा। इसके बाद जो है सुविधाएं हैं, व्यवसाय के लिए या कृषि के लिए या दूर मजदूरी करने जाना है, तो इन सब के लिए कुछ भाई हल्का फुल्का जो है मनोरंजन का साधन चाहिए, कुछ आने जाने का साधन चाहिए। तो इस प्रकार का घर में कुछ बिजली है, पंखा है, पानी है, सारी सुविधाएं चाहिए, तो कुछ भी होना चाहिए। और एक विलासतापूर्ण है, तो अगर जिसके पास बजट नहीं है और अगर वह कर्जा लेकर के या बैंक से लोन लेकर के अगर अपना वो विलासतापूर्ण या सुविधाजनक बजट बना लेता है, तो आगे चलकर उसको और उसके परिवार को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी आमदनी है तो उसके अनुसार से जो 50, 30 और 20 का फॉर्मूला है उसके हिसाब से चलिएगा तो आपका जीवन व्यवस्थित चलेगा। और जैसा कि एक आदर्श बजट की बात कही गई है कि जो भी आपके पास अगर आमदनी होता है तो उसमें पहले है कि न्याय और सुरक्षा मुहैया हो, और जो भी मजदूर है, किसान है, उन किसानों की जितनी भी प्रोडक्शन है उस पर किसी प्रकार का कर न लगे। जो भी मजदूर और किसान हैं, श्रमिक हैं, उनको इतनी आमदनी हो कि वो अपने सम्मान से जीवन जी सके और उनको किसी प्रकार का असुविधा न हो। इसके लिए आपको कर का इस प्रकार से व्यवस्था बनाना पड़ेगा कि जो आप अमीरों पर टैक्स लगाते हैं, उस टैक्स को भले आप कुछ बढ़ा दीजिए, लेकिन गरीबों पर या उनके कृषि उत्पादन पर टैक्स मत लगाइए। और जो अगर अमीरों को आप प्रत्यक्ष रूप से कर लेकर के और अप्रत्यक्ष रूप से जो बहुत बड़ी सब्सिडी देते हैं उसमें कुछ कम कीजिए, और जो गरीबों को जो है प्रत्यक्ष रूप से कुछ फायदा देते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से बहुबिंदु टैक्स लगाकर जो उनका शोषण करते हैं, वो बहुबिंदु टैक्स को हटाना पड़ेगा। तब ये सब मामला जो है आर्थिक असमानता का, ये सामान्य रूप से हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सी बातें चिंतन करने की है, जो कि हम सभी को चिंतन करके उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। बाकी और हमारे साथी हैं, वो इसमें अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। हाँ, हमारी आवाज आ रही है। जी, आ रही है आपकी आवाज। हम वही बोल रहे थे उस पर जो है कि जो सेवा संबंधी व्यापार पर है। तो सेवा संबंधी व्यापार तो जो है कि अत्यंत अति न्यूनतम लाभ पर होता है, तो ठीक है। सेवा संबंधी व्यापार में पहले भी था, लेकिन उसका एक पारिस्थितिकीय तंत्र था। उनको सम्मान विशेष दिए जाते थे। उसमें ब्राह्मण जाति की जाति वह इन सेवा संबंधी कार्य करती थी, जिसे उसमें अधिकतर जो है कि ब्राह्मण थे और भी साथ में लोग थे। प्राय शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व्यवस्था में और संस्कार व्यवस्था में इत्यादि में ये जो है कि इसके द्वारा धनोपार्जन की जो है कि जो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए,
वैसे राजनीतिक सेवाओं में भी धर्मोपार्जन की व्यवस्था नहीं थी। पहले लोग सामाजिक कार्य करते थे, लेकिन धनोपार्जन के लिए अन्य भी प्रक्रियाएं लोग रखते थे। प्राय दोहरा व्यवसाय करते थे। सेवा भाव वाले कार्य सेवा भाव से करते थे, ताकि अर्थोपार्जन के लिए अपना कोई व्यापार, कृषि, पशुपालन इत्यादि थे। लेकिन जो सेवा भाव संबंधित कार्य है, उसको जो है व्यापारीकरण जो किया गया, उसकी पूरी व्यवस्था विकृत होती गई। आप पहले जब आरंभ में जो शुरुआत में जब न्यायिक व्यवस्था थी, इतना अच्छा लगता था कि वकील जो है कि बहुतों को मुफ्त में केस लड़ते थे। एक ऐसा जो है कि पर्यावरण था कि ऐसा समय में आता है न्याय मिल जाता था। वैसे ही शिक्षा में संबंधित थे। हम एक पहले के एक चिकित्सा के पारिस्थितिक तंत्र पर बात करते हैं। उससे यह समझ में आ जाएगा कि चिकित्सा कार्य में जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, कैसे वह निःशुल्क सेवा की जा सकती थी। तो उसमें हमारे तरफ जो है कि कोई वैद्य थे, चिकित्सा करते थे, प्रतिदिन सैकड़ों रोगियों का इलाज करते थे। बहुत पहले की बात है। तो किसी से वो पैसा नहीं लेते थे, लेकिन फिर भी उनकी आमदनी बहुत ज्यादा होती थी। तो उसका एक पारिस्थितिकीय तंत्र था, उससे जो है कि ज्ञात हुआ। तो उनके यहाँ जो काम करने वाले थे उपवैद्य के रूप में, जैसे कंपाउंडर ऐसे कहा था, वो निःशुल्क काम करते थे। वो निःशुल्क दवा देते थे। उनके यहाँ निःशुल्क काम करने वाले भी थे। वो इसलिए काम करते थे कि इनके निर्देशन में रहते हुए हम जो है कि वैद्य हो जाएंगे, और वैद्य होने के बाद हमें जो है कि अन्य जगह चिकित्सा कार्य सुविधा में इत्यादि में था। तो उसमें जमींदारों के लड़के या साहूकारों के लड़के भी जो है कि शौकिया जो है कि वहां पर आते थे, अपना जो है कि 4-6 महीना अपना ट्रेनिंग सीखते उखते थे, फिर चले जाते थे। तो इस तरह से बहुत लोग सेवा करने वाले होते थे। दूसरी बात, जो रोगी व्यक्ति था, वह जो है कि ठीक होने के बाद वैद्य को अपना कुछ न कुछ भेंट देता था, या ऐसे ही अपनी स्वेच्छा से कुछ न कुछ दे। दूसरी बात, जब रोगी जाता था वैद्य के यहाँ, तो अपने गांव में होने वाली जड़ी बूटी, वनस्पति, दूध, घी, अनाज वगैरह इत्यादि जो है कि निःशुल्क ही पहुंचा देता था, पर्याप्त मात्रा में। तो उसमें बिना कहे या ऐसा कुछ कहा जाता था कि तुम्हारे लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं। हाँ, वैद्य को यदि जरूरत पड़ती थी, उनके गांव में किस चीज का उपज अधिक बहुतायत में है वनस्पति के तौर पर, तो वो बताते थे। या उनके रिश्तेदारी में कोई चीज पैदा हो रही तो जानकारी मिल जाती थी, तो वहां से वह चीज जो है कि निःशुल्क आ जाती थी। और उस दवाइयों को बनाने वाले जो होते थे, वह जो होते कि जैसे मरीज हैं और आए हैं, उनका 4 घंटा बाद जो है नंबर आएगा देखने, तो तब तक उनके जो है कि जो दवाखाना चिकित्सालय में उनका एक जो है निःशुल्क उपचार कर लेते थे। और जो राजा महाराजा जमींदार थे, अपना जो दवा बनवाते थे आर्डर दे करके, तो उस दवाइयों पर शुल्क देते थे। 4-6 महीने का इकट्ठा दवा बनवाते थे, ताकत की, पौष्टिक की दवाइयाँ। तो उससे जो है कि एक अच्छी आय हो जाती थी। और कुछ दवाइयों का एक हिस्सा उनके पास रह जाता था वैद्य का, जो कि निःशुल्क बांटने में काम आता था। कुल मिला के सेवा भावना का काम होता था। तो उसमें हमने 3 बातें समझी हैं कि चिकित्सा विज्ञान और चिकित्सकीय संबंधी शिक्षा और चिकित्सकीय संबंधी सेवा, तीनों एक जगह था। तो क्योंकि जो शिक्षा लेने वाले थे, वो जो वैद्य के अधीन काम करते थे और उनकी सेवा होती थी, तो एक दूसरे से अटैचमेंट हो गए और वहीं पर व्यापार हो गया। तो आज वर्तमान स्थिति में कि दवा बेचने वाला कोई और है, चिकित्सा करने वाला कोई और है, और दवा का निर्माण करने वाला कोई और है, दवा संबंधी व्यापार करने वाला कोई हो। तो तीनों स्थान जब अलग अलग होते हैं, उसका पारिस्थितिकीय तंत्र भंग हो जाता है। तो चिकित्सक को सिर्फ जो है कि मरीज से पैसा लेना होता है, दवा बेचने वाले को सिर्फ पैसा लेना होता है। और और जो उसके संबंधी सेवा है, जो कंपनियां हैं, उसको सिर्फ पैसा लेना होता है। तो जो पारिस्थितिकीय तंत्र तोड़ा गया, जो निःशुल्क चिकित्सा पद्धति थी। तो पहले जो है कि जो इसको अटैच किया गया था, अब उनको जो है कि सीखने में जो उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता, तो बड़े अच्छे अच्छे वैद्य उनके यहाँ से निकले हैं। तो उन्होंने जो कि जो चमत्कारी, लेकिन बाद में उसकी मान्यता समाप्त कर देगी की गई कि एक वैद्य जो है दूसरे को वैद्य बनाने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। यानी कि वहां से वह परंपरा लुप्त हुई, और जैसे ही वह परंपरा लुप्त हुई, धीरे 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 चिकित्सा जो है कार्य अत्यंत महंगा हो गया, क्योंकि उसकी पारिस्थितिकीय तंत्र खत्म हो गई। तो हमें जो है किसी चीज का एक पारिस्थितिकीय तंत्र होता है।
तो विशेषतर जो है कि सेवा संबंधी व्यवसाय का एक पारिस्थितिकीय तंत्र होता है जहाँ से निःशुल्क व्यवस्था होती थी, वो व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो गई और धीरे धीरे जो सेवा संबंधी व्यापार है वह मात्र जो है कि पूरी पूरी तरह आज चिकित्सा के संबंधी से बड़ा कोई व्यापार नहीं है। बड़े बड़े कोचिंग स्कूल होते थे। हमारे गांव में एक गुरुकुल विद्यालय चलता था, वहाँ जो है विद्यार्थी जो है पढ़ते थे। तो वहीं आश्रम में काम करते थे, गौपालन वगैरह कृषि वगैरह जो उपज होता था वह गुरु और गुरु के परिवार काम में आ जाता था, जो बचता था उसको विद्यार्थियों को ही मिल जाता था। यहाँ तक कि पढ़ने के बाद जो वहां से जो उत्पादन हुआ बचता था उसको गठरी बांध करके सिर पर लाद करके विद्यार्थी लोग जाते थे, क्योंकि जो आश्रम में पैदा होता था वो बिक्री के लिए नहीं, वो आपस में प्रयोग हो जाता था। बाकी जो है कि गांव से इतिहास से कुछ लोगों के दक्षिणा या सहयोग मिल जाता था और एक परंपरा थी तो जो है कि बटुक भिक्षण पद्धति थी। तो एक ऐसा परिस्थिति तंत्र था कि शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क होने के बाद भी जो शिक्षक होते थे उनके पास धन की कमी नहीं थी। चिकित्सा व्यवस्था निःशुल्क होने के बाद उनकी चिकित्सीय कार्य में और उनके पास धन की कमी नहीं होती थी। तो पहले की सेवा व्यवस्थाओं में कुछ ऐसा परिस्थिति तंत्र, उनके पास धन की कमी नहीं होती थी लेकिन वो कार्य निःशुल्क करते थे और उनके बाद उनका उस पर से सम्मान बहुत होता था। लेकिन जैसे जैसे उसका परिस्थिति तंत्र प्राचीन काल के शिक्षा का चिकित्सा का जो तंत्र तोड़ा गया, उसको विकसित करने की बात तो कोई किया नहीं, उस तंत्र को तोड़ ही दिया गया। उस तंत्र को तोड़ने से सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हुई। मैं समझता हूँ कि हर चीज का परिस्थिति उस पर जो है चर्चा करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। जय श्री राम। जी बताइए आदरणीय। 3 प्रकार के लोग होते हैं और 3 ही प्रकार से वो अपनी आजीविका कमाते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं। वो केवल श्रम करना जानते हैं, उन्हें लाभ से कोई लेना देना नहीं होता है, उन्हें सुविधा से कोई लेना देना नहीं होता है और विलासता की बात तो वो सोचते ही नहीं है, क्योंकि वो अपना दायित्व जानते हैं। वो कर काम को पूजा की तरह करते हैं। अगाध श्रद्धा ईश्वर में होती है। निहायत सज्जन शरीफ लोग होते हैं और आज की डेट में ज्यादातर वो लोग कृषि कार्य में लगे। दूसरे नंबर पर आते हैं जिनके पास समझ होती है, समाज में घटित होने वाली घटनाओं के कार्य और कारण के बारे में वो सोचते हैं। और तीसरे उन्हीं में से होते हैं जो उस कार्य कारण की घटना को अपने हित में कैसे प्रयोग करें उसके लिए काम करते हैं। वो लोग होते हैं धूर्त, स्वार्थी, चालाक, चालबाज, बहरूपिया। वही हमारे समाज का नेतृत्व करते हैं। उनमें कुछ लोग जो होते हैं वो पहले बहुतायत में थे, आज की डेट में वो रेयर देखने को मिलते हैं। जो समाज के बारे में सोचते हैं उसको सक्षम बनाने में, अर्थात जो सज्जन हैं, जो शरीफ लोग हैं, उनका शोषण केवल उतना हो जितने में उनकी आवश्यकताएं या सुविधाएं उनको मिलती रहे, विलासतापूर्ण जीवन
वो एक अनिवार्य रूप तक, केवल एक सीमा तक उसका उपभोग कर सकें, उसके लिए सोचते हैं कि ठीक है, इनका दोहन तो शोषण तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उस हद तक ना करें कि हमारी आवश्यकता के आगे चल करके हम कुछ चीजों का एकत्रीकरण कर लें, संग्रह कर लें। उनमें संग्रह की आदत नहीं होती है, लेकिन जो धूर्त होते हैं वो विलासतापूर्ण जीवन जीने के साथ साथ वो उनमें संग्रह की प्रवृत्ति होती है, जिससे समाज को बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि जिन चीजों का संग्रह किया जाता है उन चीजों का दुरुपयोग ही होता है। अगर वो धूर्त व्यक्ति नहीं करता है तो उसके आने वाली मूर्ख संतान करती है उनका दुरुपयोग। अर्थात वो नष्ट तो होना ही होना है, लेकिन उनका दुरुपयोग होता है। और जिनका अधिकार है उन चीजों पर, जो आवश्यक, जिनकी आवश्यकताएं उस संसाधन से पूरी हो सकती हैं, उन तक वो नहीं पहुंचता है, जिस कारण से समाज में उन चीजों का अभाव दिखता है। या जैसे आज मुद्रा का फ्लो है बाजार में, भाई जितनी मुद्रा बाजार में सरकार ने आकलन किया था उतारी, वो मुद्रा बाजार में नहीं रही तो कहाँ चली गई? उसका संग्रह किसने किया? आम आदमी तो संग्रह करने से रहा, जो सज्जन है, उत्पादक है। हकीकत में जो मूल उत्पादक है वही सेवा भाव का काम कर रहा है, बाद बाकी कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि नौकरी में भी उसी प्रकार से ये तीन लोग काम करते हैं। जो चालाक धूर्त होते हैं वो केवल दिखावटी काम करते हैं। जो विचारवान होते हैं वो उतना काम करते हैं कि भाई किसी को नुकसान भी ना हो, और हमें जितना पैसा मिल रहा है उसके हिसाब से हम अपना श्रम भी कर दें, जिससे समाज को कुछ लाभ पहुंचे। और जो सज्जन होते हैं वो प्रिय रहते हैं, वो सारी योजनाओं में उनके ऊपर सारा भार, किसी भी संस्थान में जाओ आज यही तीन प्रकार के लोग मिलते हैं। एक जो मौज मस्ती में रहते हैं, जिनको कोई काम नहीं करना है, अधिकारी की भी बात वो नहीं मानते हैं। दूसरे वो होते हैं जो अधिकारी को लेकर के चलते हैं और उनकी कुछ योजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी केवल दिखाने के लिए। तीसरी तीसरे वो लोग होते हैं जिनका पूरा डिपार्टमेंट का दारोमदार, अर्थात व्यवस्थाओं का सारी कौन सी कार्रवाई कब कैसे कहाँ होना है, कुछ चुनिंदा लोग होते हैं वो ही पूरा ढोए चले जाते हैं। तो ये तीन प्रकार के लोग समाज में। अब जो मेन उपभोक्ता है उसके अधिकारों का संरक्षण केवल विचारवान व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसमें शक्ति संपन्न नहीं होता है। तो ये शासन का काम है कि हर काम में पारदर्शिता लाए। जिस प्रकार से जैसे ठेकेदारी का काम चल रहा है, तो ठेकेदारी का काम चल रहा है, उन्हें आपको टेंडर मंगाने की क्या जरूरत है? आप तो कोई एक उपयुक्त व्यक्ति हो कि आप काम करो, आप काम करने के बाद आपका काम में कितनी लागत आई है उसका आप हमें पूरा खाका प्रस्तुत करें कि इतनी लागत आई है हमारी, उतना हम आपको पेमेंट करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये पारदर्शी प्रक्रिया है। क्योंकि लोकल की जो बॉडी है, अर्थात जैसे गांव में काम हो रहा है तो काम, चूंकि गांव गांव के लोग, उनसे वो पूरा हिसाब रखेंगे कि किस में क्या लगा है। तो वो वहां जब बजट वो प्रस्तुत करेंगे कि हमारा इतना खर्च हुआ, तो उस चीज के ऊपर प्रश्न उठेंगे अगर ज्यादा करते हैं। या फिर क्योंकि ऊपर जो हमारे धूर्त बैठे हुए हैं उनके पास जो 20% और 30% पहले ही काट लेते हैं, वो उस चीज का मतलब भ्रष्टाचार का माध्यम खत्म हो जाएगा। तो यहीं से ये तीन ही लोग होते हैं, और तीन प्रकार के लोग आगे, यही आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने में धूर्ती आगे रहते हैं, विचारमान मध्यम प्रकृति में रहते हैं। लेकिन मध्यम लोग, आजकल एक और चलन चल रहा है, क्योंकि जितने भी मध्यम वर्ग है वो मध्यम वर्ग
निम्न वर्ग का शोषण करने में बहुत आगे है, क्योंकि वो अपने संगठन को जो उनका बजट बजट के लिए दान देने का किससे होता है, तो दान सबसे ज्यादा निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग से ही लिया जाता है, क्योंकि ज्यादातर इस काम में मध्यम लोग ही लगे हुए हैं। उच्च वर्ग वाले, धूर्त वाले इस काम में नहीं लगे हैं, क्योंकि नीचे संगठन को बनाने का काम ये सब मध्यम वर्ग वाले ही कर रहे हैं। योजनाओं को प्रचार प्रसार करने का काम भी यही कर रहे हैं। यही तो हमारी एक हवा बनाने का काम करते हैं, लहर जिसको कहते हैं। तो ये धूर्तों की आकांक्षाओं को पूरे करने का काम मध्यम वर्ग ही कर रहा है। मध्यम वर्ग की अब सबसे अधिक जिम्मेवारी बनती है कि वो हमारे जो धूर्त हैं उनकी योजनाओं को, क्योंकि मध्यम वर्ग को भी अपने स्वार्थ की सिद्धि करना होती है। जब उनकी नीयत खराब हो जाती तो नीचे तक वो गलत सलत सारा प्रचार प्रसार है जो है वो नीचे तक कर देते हैं। और जो सज्जन शरीफ लोग होते हैं वो उनकी चालाकी को समझ ही नहीं पाते, जबकि चालाक वो नहीं है, चालाक तो उनके ऊपर बैठा बैठा हुआ धूर्त है, जो अपनी योजनाओं को उनके द्वारा कार्य रूप दिए जा रहा है, साकार करवाया जा रहा है उनसे। नीचे केवल मुंगेरी लाल के सपने दिखाए जा रहा है। तो मध्यम वर्ग को इस समय बहुत ही सावधानी से और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। तो ये सभी एक साथ और बराबरी से आगे बढ़ पाएंगे। बजट तो हम जिस प्रकार से, ये सरकारों के बजट की तो बात अलग है, लेकिन हम जब घर में बजट बनाते हैं तो घर की जो समाज व्यवस्था है हमारी, उसमें सभी सभी लोगों का ध्यान रखा जाता है। चाहे वो घर में खेती का काम कर रहा हो, चाहे नौकरी कर रहा हो। तो ये यही सत्ता का अकेंद्रीकरण है कि जो निर्णय लेने की क्षमता है वो लेता तो एक व्यक्ति है, लेकिन सलाह सबकी लेता है। इस चीज को ऊपर हमारे सरकार में आए, ऐसा राज्य ऐसा करने लगे कि सलाह सबकी ले, फिर निर्णय उसका रहेगा, लेकिन सहमति सबकी हो उसमें, तब जी, निर्णय ले जब उसके निर्णय के लिए सब सहमत हो। थोड़ा शॉर्ट करिएगा। जी जी। तो इस प्रकार से अब इसमें सरकार के कामकाज कैसे चलेंगे, तो सरकार को हम घर में, भाई जो जिसके पास कम इनकम है हम उससे घर के कामों में कम हिस्सेदारी लेते हैं। सरकार को भी ऐसा ही चाहिए कि वो जिनके पास जो बिल्कुल अपनी आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर पा रहे हैं उनसे इनडायरेक्ट रूप से टैक्स क्यों लिए जा रहे हैं। टैक्स इनडायरेक्ट होना ही नहीं चाहिए, टैक्स होना चाहिए डायरेक्ट। जिसकी जितनी इनकम उसका उतना टैक्स। तो इनकम के आधार पर अगर टैक्स लिया जाएगा, ये अप्रत्यक्ष कर जीएसटी वीएसटी अगर ये हटा दिए जाएंगे तो ही पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति को लाभ मिलेगा उसका। नहीं तो टैक्स की हिस्सेदारी में सबसे ज्यादा उपभोक्ता, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर ही इस समय बहुत ज्यादा है। और वही हमारा गरीब भी चूंकि उपभोक्ता है इसलिए वो भी बहुत ज्यादा टैक्स दे रहा है। और उस टैक्स से ये हमारे जो धूर्त हैं वो टॉप मोस्ट चोटी पर बैठे हुए इनकम करता, अर्थात जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, उनको उसमें छूट देता। क्यों छूट देता है? ये छूट नहीं देना चाहिए मेरे विचार से। तो न्याय होगा, नहीं तो न्याय नहीं होगा। और बाद बाकी ये जी, धन्यवाद। हमारी आवश्यकता की तो। धन्यवाद। हमारे साथ आज स्वामी विक्रमादित्य जी जुड़े हैं। आप अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। विषय से हट करके भी कुछ कहना है, और या तो आप थोड़ा अपना परिचय दे देंगे हम सभी लोगों को। जी आदरणीय, आप सभी को सादर नमस्ते। आवाज मिल पा रहा होगा? जी, आ रही है आवाज, बताइए।
जी जी। बहुत बहुत अभी तो हम पहली बार आज जूम मीटिंग ज्वाइन किए, अच्छा लगा। और यहाँ आए थे, कार्यक्रम हम लोगों ने भोजपुरा में किया। और लोग जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। बड़ा अच्छा पहल है समाज के लिए भी। समाज के लिए हम लोग भी इस दिशा में कार्यरत हैं। तो एक अच्छी ऊर्जाएं एक साथ आए और एक साथ आकर के बढ़िया अच्छे अच्छे सोचों के साथ आगे बढ़ें, यही मेरा कहना है। आप सभी को पुनः एक बार नमस्ते। जी धन्यवाद। कोई और साथी अगर कुछ बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। वैदराज जी, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। हाँ, मैं ये पूछ रहा था भैया, जी उद्योगपतियों को यदि छूट न दी जाए तो जी क्या उद्योग प्रभावित होंगे और कैसे प्रभावित होंगे? और उससे जो रोजगार, उद्योग से रोजगार, उद्योग को लगेंगे तो रोजगार बढ़ता है, ये बात सही है, रोजगार लोगों को मिलता है। अगर शासन सबको स्वतंत्रता दे, समान छूट न दे किसी प्रकार की, तो उससे क्या होगा? जी। किसी साथी को जो है वैदराज जी को कोई उत्तर देना है तो दे सकते हैं। जी जी भैया जी, थोड़ा सा प्रयास करता हूं मैं। जी अ, वेदराज जी, अगर उद्योगपतियों को छूट नहीं दी जाएगी तो इससे कुछ भी आगे पीछे नहीं होगा, ना कोई घाटा होगा। बल्कि उद्योगपति, जो आज की धारणा बन गई है फ्री का खाने की, क्योंकि ये इतने चालाक और धूर्त हैं आज की डेट में कि वो शॉर्टकट से बहुत ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं। और लाभ कमाने के चक्कर में उपभोक्ता का, मतलब शरीफ लोगों का नुकसान होता है, शोषण होता है। तो उनका, शरीफ लोगों का या गरीब लोगों का या जो मुख्य उत्पादक है हमारे देश का, उसका शोषण होने से बच जाएगा। लेकिन इसमें जो ऊपर नीति बनाने वाले, जिनके पास जो भ्रष्टाचार की घूस पहुंचती है, वो घूस भी बंद हो जाएगी। बस नुकसान ये होगा उनका, बाद बाकी समाज का कहीं से कोई नुकसान नहीं है, समाज इससे सशक्त ही होगा। जी। हेलो। कोई और साथी किसी का कोई प्रश्न या बात? जी हेलो। आदरणीय मोहन जी कुछ कह रहे हैं, जी बताइए। हाँ, हम वैद्यराज जी, आदरणीय वैद्यराज जी की बातों पर मैं कहना चाहूंगा जी कि जो छूट की बात है, तो देखिए, जो प्राइमरी स्टेज होता है, तो कोई भी अगर बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगाया जाता है, तो उसके लिए सर्वप्रथम बहुत बड़ी एक भूमि की आवश्यकता होती है। दूसरा, उसके लिए एक बहुत बड़ी तादाद में श्रमिक की आवश्यकता होती है। तीसरी जो है, तकनीकी और मशीनों को लगाने के लिए एक बहुत बड़ी कैपिटल और पूंजी की आवश्यकता होती है। चौथी, इसकी एक व्यवस्था करने, मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। अब पांचवा, इन सारी जो व्यवस्थाएं हैं, उनका झंझट लेने का, उनका घाटा नफा नुकसान, कंपनी फेल भी हो सकती है, बैंक का कर्जा भी टूट सकता है। तो ये बहुत बड़ी जो पेचीदगी और समस्या है, उसके लिए बहुत बड़ा हिम्मत और साहस की भी आवश्यकता होती है, जो एक उद्योगपति करता है। तो जो प्राइमरी स्टेज होती है, तो उसको खड़ा करने के लिए किसी भी सरकार को जो है, उसको आपको सहयोग करना पड़ता है, सब्सिडी देना पड़ता है, ब्याज में भी उसको जो है मरम्मत करना पड़ता है। लेकिन जब वो एक स्टेज को पार कर जाता है,
जब वो आत्मनिर्भर हो जाता है तो उसको आत्मनिर्भर बनाने में जो उपभोगकर्ता या निम्न वर्ग के लोग अपने टैक्सेशन से उनको ब्याज में सब्सिडी, उनकी लागत में सब्सिडी देते हैं, जिससे कि वो खड़ा हो जाते हैं। और जब वो मुनाफा में चलने लगते हैं तो उस समय जो है उनसे कुछ टैक्स के आधार पर उनके मुनाफा में कुछ जो पहले निम्न वर्ग के उनको सहयोग किए हैं उनका भी हक बनता है। तो उससे फिर उनको किसी न किसी रूप में मदद मिलना चाहिए, मेरा ऐसा सोच है। धन्यवाद। हाँ, हम वैद्यराज जी की बात से एक उत्तर देना चाहते हैं। तो हम यह बताना चाहते हैं कि देखिए, कंपनियों का जो अपना कार्य है वो कर रहे हैं, ठीक है। हमें कंपनियों से एक्स्ट्रा बोझ लेना या टैक्स देने की बात नहीं है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टैक्स अधिक लिया जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा तो लिया जाए तो भी फर्क, वो सब आएगा जनता के ऊपर। वास्तव में यदि भला करना है आम जनता का, तो आम जनता को भी संगठित करना पड़ेगा, संगठित होकर के उनकी कार्यप्रणाली बनानी पड़ेगी। ऐसा कुछ नियम बनाना पड़ेगा। आम जनता के पास भी जो है कि कुछ पूंजी होती है, उनकी पूंजी को जो है कि इस ढंग से इन्वेस्टमेंट कराया जाए कि वो अपनी जो है कि एक सहकारी व्यवस्था सांगठनिक रूप से कार्य कर सकें। कोई भी एक आम व्यक्ति जो है कि हम अरब खरबपति के तुलना में जो है कि वो उनसे जो है कि प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। तो मूल रूप से जो है कि आम व्यक्तियों को जो है कि जीविकोपार्जन के लिए प्रतिस्पर्धा परक बनाने के लिए उनको जो है कि एक संगठन की आवश्यकता होती है, सहयोग की आवश्यकता होती है। और सरकार इस दिशा में काम नहीं करती है कि हम जो है कि आम जनता को संगठित करने का कोई ऐसा उपाय करें जिससे जीविकोपार्जन क्षेत्र में वो संगठित होकर कार्य कर सकें। और जहाँ तक है जो आजकल फर्म पर टैक्स लगाया जाता है, कारपोरेट टैक्स लगाया जाता है, वो नहीं लगाना चाहिए। व्यक्ति पर टैक्स है, आयकर लगाना चाहिए। और आयकर जो है कि व्यक्तियों पर लगाया जाता है। तो यदि आयकर यदि व्यक्ति पर लगाया जाएगा तो उससे आम जनता का लाभ होगा। यदि जो है कि फर्म पर टैक्स लगाया जाता है तो उससे जो है कि एक आम जनता लोग सामूहिक रूप से जो है कि संगठित होकर के कोई फर्म खड़ा करके यदि जो है कि काम करना चाहते हैं तो वह नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी पूंजी से जो काम करते हैं तो वस्तुतः जो जब आय जब उनकी होगी तब टैक्स लगेगा। और जब वो प्रारंभिक स्थिति में उनको कुछ टैक्स देना नहीं है, या बहुत निम्न आय की श्रेणी में जो कंपनी खड़ा किए और उसमें है कि आपस में सामूहिक, अब वहाँ मैनेजमेंट के तरफ से सरकार की तरफ से विशेषज्ञ प्राप्त हो, ऐसा कुछ व्यवस्था हो। मंगला प्रसाद जी, बाकी लोगों का विषय लेते हैं। हाँ ठीक है। तो जी। वहाँ पे यही मैं बार बार करना चाहूंगा कि सांगठनिक स्तर पर कार्यप्रणाली के लिए जो है कि कुछ योजना बननी चाहिए हम लोगों की। इसी जी साथ में बात करता हूँ जी। ना। अभी जो है पवंजय जी की बात नहीं आई, बहादुर सिंह जी कुछ कहना चाहें या ज्ञानेंद्र जी कुछ कहना चाहे, साधना जी भी हैं, रामराज जी हैं, कोई भी साथी कुछ कहना चाहे तो अपनी बात रख सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न होगा या बातचीत होगा तो वो हम अंत में ले लेंगे। जो साथी छूट गए हैं पहले वो अपनी बात रख सकते हैं। जी, बहादुर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बाबा जी, आपका माइक ऑन हो गया है, आप बोल सकते हैं। आ रही है आवाज अब? जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ। तो मुझे जो मुनि जी ने जो एक अपना सिद्धांत दिया, सुझाव दिया था,
वो टैक्स के मामले में सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया। वैसे भी उन्होंने नारा दिया, सब सुधरेंगे तीन सुधारे, नेता कर कानून हमारे। तो संपत्ति टैक्स के लिए उन्होंने सुझाव दिया है अपने लेखों में। किसी व्यक्ति की अचल संपत्ति, चल और अचल संपत्ति 10 लाख है, तो उसका 1% या 2% उससे टैक्स ले लीजिए। इसी तरह से किसी की संपत्ति 10 अरब है, तो उससे भी 2% ले लीजिए। किसी की इससे भी ज्यादा है, उससे भी 2% ले लीजिए। किसी की मात्र 1 लाख है, उससे भी 2% ले लीजिए। और ये जो सारा धन एकत्रित होगा पूरे देश से, 2% संपत्ति टैक्स, उसमें से हम सरकारी खर्चे चलावें, और जो बचेगा उसको बराबर बराबर देश के जितने लोग हैं उनको बांट दिया जाए। तो उसमें होगा क्या, जिन पे ज्यादा है, संपत्ति बहुत अधिक है, वो देंगे अधिक और लेंगे कम। और जिन पर कम है, वो देंगे कम और लेंगे अधिक। तो एक तरह से आर्थिक समानता पर नियंत्रण लगेगा, और एक रास्ता आगे को नया बनेगा। बस यही कहूंगा। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं, किसी को कोई बात रखनी है? हाँ, उधर बनाता है। मेरा एक और हाँ, उधर बनाता मन है में उधर। विचार आया है। विचार जी ये बताइए। आया है, हाँ जी, कि यदि सरकार टैक्सेशन में एक चीज का रिबेट और दे, टैक्सेशन में जो सर्विस करने वाले लोग हैं, कौन? सर्विस करने वाले लोगों की वेतन, ये गांव धनारी उस स्टेशन। वेतन उस वेतन पर टैक्स ना लिया जाए जो वो सार्वजनिक हित में खर्च करें। अगर ऐसा करते हैं तो इससे जितने भी वेतनभोगी कर्मचारी हैं, वो दो चीजें, किसी की मदद करें अपने की, क्योंकि व्यक्ति में परस्पर सहयोग की भावना कम हुई है। उसका कारण ये है कि जिसके पास ज्यादा है वो किसी अपने निजी संबंधी की भी मदद नहीं करना चाहता है। अगर उसको उसके बदले में टैक्स में छूट मिलेगी तो सहयोग की भावना बढ़ेगी, जिससे रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, रिश्तों को नया जीवन मिलेगा, और परिवार मजबूत होगा तो हमारा समाज भी मजबूत होगा। ये मेरा विचार है। ज्ञानेंद्र जी, यदि आपको कुछ रखना है तो आप रख सकते हैं इस विषय पे। ठीक है, मुझे लगता है किसी साथी की कोई बात नहीं है। मंगला हेलो। प्रसाद जी, आप कुछ कह रहे थे जी, बताइए आदरणीय। एक बात जो हमारा मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान जो है, वो बहुत दिनों के रिसर्च के बाद जो एक रास्ता बताया है कि जो बड़े लोग उद्योगपतियों या कारखाने वाले हैं, इनमें और निम्न वर्ग में अर्थ की जो असमानता है उसको सामान्य कैसे किया जाए। तो देखिए, जो भी ऊर्जा है, जो बिजली है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इनका बहुत बड़ी मात्रा में उद्योग में जो प्रोडक्शन होता है उसमें उपयोग होता है। अब यदि हम उसकी जो भाव है
कि जो हम जो उनसे लेते हैं, अगर उस पर अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए तो उनसे सरकार के पास पैसा भी आ जाएगा और उसका बेनिफिट जो है इस प्रकार से मिलेगा कि जो कृषि उत्पादन है या जो निम्न वर्ग के गरीब मजदूर किसान हैं उन पर से टैक्स की मात्रा हटा दी जाएगी और उनको उपयोग होने वाले वस्तुओं पर से भी टैक्स हटा दिया जाएगा, तो इससे फिर उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो हमारा संस्थान एक रास्ता सुझाया है, वह भी बहुत अच्छा रास्ता है और उस पर हम लोग बहुत दिनों से दृढ़ संकल्पित हैं कि अगर वैसा किया जाएगा तो अवश्य उससे बैलेंस बनेगा। एक सरकार की योजना थी, उस योजना का मैं बड़ा प्रशंसा किया करता था कि सरकार में बहुत पहले योजना थी, शायद वो योजना है कि नहीं, कि वह जो है कि कुछ सामूहिक लोग जो है कि मिल करके पैसा इकट्ठा करते हैं तो सरकार वहां पर एक मैनेजमेंट देती है काम करने के लिए और एक सामूहिक कार्य पद्धति को विकसित करती है। यदि हम टैक्स जो है कि आम व्यक्तियों से लिया जाए, किसानों से लिया जाए, मजदूरों से लिया जाए और उनसे पैसा लेकर के उनको संगठित करके उनको कार्यक्षेत्र प्रदान किया जाए तो बेहतर होगा। और कंपनियों से और पूंजीपतियों से किसी प्रकार टैक्स लेने से या टैक्स बढ़ाने से या संपत्ति कर लगाने से कोई लाभ नहीं होता। मूल रूप से हर आदमी पे इतनी क्षमता होती है, शारीरिक मानसिक बौद्धिक क्षमता इतनी होती है, यदि उसका सदुपयोग किया जाए वो अपने आप में संपन्न है ही है। लेकिन हम उनकी जो आम जनता की क्षमताओं का जो सदुपयोग है वो सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, उनके जो है कि क्षमताओं का दुरुपयोग कर रहे हैं अन्य प्रतिस्पर्धा में डाल करके, चाहे शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा हो, चाहे जो है कि सामाजिक जो है कि प्रदर्शन इत्यादि प्रतिस्पर्धा हो, तो उनकी झूठी जो है कि प्रतिस्पर्धाओं में डाल दिया जाता है और उनमें सफल नहीं होते हैं। लोग देखते हैं कि 25-30 साल के हो गए हैं, 35 साल के हो गए हैं, 36 साल के हो गए हैं, वैकेंसियों में नौकरी दे रहे हैं, उनको एक अलग दिशा दे देगी, उसी दिशा में वो जो है कि सर पटक रहे हैं। तो वो सर पटक और पैसा भले उनको गवर्नमेंट थोड़ा बहुत देती रहे जो है कि उनको राशन के लिए या नमस्ते जो है बेटा। कि सब्सिडी के लिए, बैठ उस जाओ। पैसे से उसका कोई भला नहीं है। किसी तरह से उस काम हो गया? पैसे से थोड़ा बहुत जो है कि नहीं, पेंशन पा करके कुछ खांसी है, व्यवस्था पा करके अपना खर्च चला लें, खत्म लेकिन हो उससे जाएगी, कुछ दवाई खा रहा हूँ। हाँ, जो जो हमारे देश में जो युवा तैयार होते हैं, शिक्षित युवा तैयार होते हैं और जिनको नौकरी में नहीं लेना है, उनको किसी कार्य क्षेत्र में लेना है, तो उनको संगठित करना चाहिए। तो उनको थोड़ा प्रशिक्षण दे करके ऐसा कोई व्यवस्था दे, यदि हम टैक्स लेते हैं तो यदि उस टैक्स के द्वारा यदि आम जनता का कल्याण करना है, सरकार को, यदि सिस्टम को यदि कल्याण करना है वास्तविक ईमानदारी से, तो उसका एक ही रास्ता है कि वह जो है कि उनको प्रशिक्षण दे, संगठित दे, उनके कार्यों को एक मैनेजमेंट बना के दें आधिकारिक तौर पर जो है कि वो वहां से अपना प्रोडक्शन करे, उसको के मार्केट भी जो है कि एक एक प्रोडक्शन कंपनी दूसरे प्रोडक्शन कंपनी इस ढंग से अटैचमेंट संगठनिक स्तर दें ताकि जो है आम जनता आत्मनिर्भर हो सके। हमें आम जनता के आत्मनिर्भर बनाने की बात करनी चाहिए। हम टैक्सों से और पेंशन से सब्सिडी से कोई लाभ नहीं होने वाला। न तो जो है कि स्कॉलरशिप की जरूरत है जनता को, न तो जो है चिकित्सकीय सुविधा की जरूरत है, न तो जो है कि उसको आयुष्मान कार्ड की जरूरत है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ जो है संगठित किया जाए, उसको जीविकोपार्जन के हेतु उसकी क्षमताओं का उपयोग किया जाए, यह नहीं कर रही है। और यह न करने के पीछे जो है कि एक षड्यंत्र है कि अब कोई भी जो है कि व्यक्ति अकेला व्यक्ति जो है कि हजारों करोड़ों अरबों करोड़ों की जो है कि कंपनियों का प्रतिष्ठान ले, जैसे एक गर्मी दो है। पैरों का हाँ, आदमी है, दिन में तो बहुत ही ज्यादा अभी थी। एक हाँ, पैर धूप से दे वो दिया, कितने कदम चलेगा? दो बहुत पैर से ज्यादा पूरी दुनिया को हालत घूम खराब। सकता है, लेकिन एक पैर से वो अपने घर में रह सकता है। वैसे 10 बजे अकेला से आदमी ही जो बहुत है कि तेज हो गई थी। एक लठ उठाना है तो अकेला आदमी जो है कि नहीं उठा पाएगा, कितनों जोर लगाए मेहनत करें, चाहे उसको कितनों भी जो है कि उसको जो है कि सुविधा दे, लेकिन अकेला नहीं उठा पाएगा। जब दो आदमी
जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी छात्र। परिस्थितिकीय तंत्र को समझना पड़ेगा शायद। जी जी, ठीक कह रहे हैं। परिस्थितिकीय तंत्र जो है अपने आप दिखाई देता है। हमारे दुर्ग में एक डॉक्टर हैं जो 20 रुपया फीस लेके आज भी इलाज करते हैं, लेकिन वो उस प्रकार की सुविधाएं देने में असक्षम है जिस प्रकार की सुविधाएं लंबी चौड़ी फीस लेकर देने वाले जो डॉक्टर होते हैं ना, वो दे पाते हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपतियों और बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा ही ये संभव हो सकता है कि ऐसी व्यवस्था दे पाना। ये अपने आप में एक पारिस्थितिकीय तंत्र है, मेरा मानना ऐसा है। अब वो डॉक्टर जो त्यागपूर्वक कार्य कर रहा है कम फीस में, और अपने हाथ से बनी हुई दवाइयां देता है, तो वो सुविधा कहाँ दे पाएगी जो आज के युग के लिए चाहिए। रही बात ये जो आदर्श बजट जो बनना चाहिए, इसके सभी बिंदुओं पर इस चर्चा में मैं नहीं सुन पाया कि आदर्श बजट व्यवस्था में जो कुछ बिंदु दिए गए हैं उस पर मैं सुनना चाह रहा था। आइए आइए, बैठिए, क्या हाल है? ठीक हैं? संजय भाई, माइक बंद कर दो जो खुला हुआ है ना। अ, वैद्यराज जी पूछ रहे थे जो 5 जो आदर्श जो हमारा बजट है उससे क्या क्या लक्ष्य होगा। तो देखिए, जो लक्ष्य है उसमें से जो आप लोक स्वराज्य पढ़ेंगे तो लोक स्वराज्य के ही लक्ष्य हैं, तो उसको अलग से कोई निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। और केंद्रीयकरण है या फिर श्रम की मांग, मूल्य वृद्धि है, अपराध नियंत्रण है, आर्थिक असमानता है, तो ये सब तो हम लोगों ने कई बार चर्चा की ही है। वही बजट में, आदर्श बजट में दिया हुआ है, ये 5 चीजें सम्मिलित होनी चाहिए। ठीक है। जी, कोई और मैं सोच साथी रहा कुछ था कहना सभी चाहें? बाकी लोगों के सामने भी आना चाहिए। जी जी, ये विषय रख दिया था और ये तो क्या कहते हैं, पहले भी कई बार आया है। कोई और साथी कुछ कहना चाहें, बताना चाहें, किसी का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है, कल का विषय जो है, विपुल जी कल का विषय क्या रहेगा? 7270 से लेकर 7275। मुद्रा। हाँ, मुद्रा। ठीक है, तो कल हम लोगों की मुद्रा विषय पर हमारी चर्चा रहेगी। आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं, धन्यवाद।